बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब अगले हफ्ते के लिए क्या रहे आपकी तैयारी, और आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही हमारे साथ आज खास मेहमान जो शामिल रहेंगे एक्सपर्ट, उनका भी परिचय करा देते हैं। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ तैयार। आशीष से जानेंगे बाजार में आज किन सेक्टर्स में ज्यादा एक्शन देखने को मिला। मानसी से जानेंगे अगले हफ्ते के ट्रिगर्स। मार्च तिमाही में बैंकों की एसेट क्वालिटी कैसी रहने का अनुमान, ये बताएंगी हमें देवांशी। क्रेडिट कार्ड कंपनियां क्यों फोकस में है, इस पर अधिक जानकारी देंगे वरुण। और सृष्टि बताएंगी कि रुपए की कमजोरी का किस सेक्टर पर कैसा असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले बाजार का हाल समझ लेते हैं। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार में सुस्ती नजर आई। सेंसेक्स 155 अंक की गिरावट के साथ 49,591 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 39 अंक की कमजोरी के साथ 14,835 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। निफ्टी ऊपरी स्तर से 80 अंक तो बैंक निफ्टी 500 अंक से ज्यादा लुढ़का, और कई दिनों की लगातार तेजी के बाद हमने देखा आज मेटल और आईटी शेयर भी फिसले। एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से आज क्या संकेत देखने को मिले हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज बिकवाली की है 654 करोड़ रुपए की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 271 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में बिकवाली की। एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज आखिरी दिन जो सुस्ती आई है उसकी वजह क्या रही है। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार देखने को मिला। शुरुआत बेहद मजबूती के साथ होती हुई दिखी, हालांकि दुनिया भर के बाजारों से थोड़ी सुस्ती के संकेत थे। और कल की शानदार तेजी के बाद ऐसा लग रहा था कि कमजोर शुरुआत होगी, लेकिन उतनी कमजोरी के साथ हुई नहीं। हरे निशान में खुले, वहां से फिसले, लेकिन फिसलने के बाद फिर से बाजार अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ते नजर आए और 14,900 के ऊपर निफ्टी निकला भी। लेकिन मिड सेशन से फिर से हल्की फुल्की मुनाफा वसूली शुरू होती दिखी और 14,800 के करीब तक वापस निफ्टी आता हुआ दिखा। फाइनली क्लोजिंग 14,800 के थोड़े ऊपर, ठीक कही जाएगी, बुरी नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी यहां पर थोड़ी सी समस्या है। 32,500 के आसपास की इसके नीचे की क्लोजिंग थोड़ी सी कमजोर है। पिछले 2-3 हफ्तों के लोअर लेवल पर बैंक निफ्टी जाकर बंद होता हुआ नजर आया। तो बैंक निफ्टी में वो ताकत है नहीं। वजह ये कि कोरोना के बढ़ते हुए मामले बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों पर दबाव बनाए हुए हैं। तो एक और कोरोना के बढ़ते मामले, दूसरी ओर एफआईएस की हल्की फुल्की खरीदारी, बहुत ज्यादा नहीं तो बिकवाली भी नहीं, घरेलू फंड की हल्की फुल्की खरीदारी, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, न बड़ी तेजी में न बड़ी मंदी में। तो ये सारे ट्रिगर्स के बीच में बाजार भी रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। रेंज के ऊपरी स्तरों पर आते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, नीचे आते हैं तो फिर से खरीदारी लौट आती है। लेकिन इन सब के बीच स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। आज देखिए फार्मा शेयर गजब की दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे सेक्टर्स में बड़ा एक्शन हो रहा है, और कैश मार्केट के स्टॉक्स में तो देखिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी भरपूर तेजी बनती हुई दिख रही है। तो इंडेक्स के बाहर एक्शन भरपूर है और इंडेक्स रेंज बाउंड है। इसमें भी मजबूत है निफ्टी, कमजोर है बैंक निफ्टी। ये है हफ्ते के आखिरी दिन का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए। यहाँ ठीक ठाक सी क्लोजिंग आप कह सकते हैं निफ्टी के लिए, कोई चिंता नहीं। बैंक निफ्टी के लिए कमजोर क्लोजिंग, हल्की चिंता के संकेत। अब समझेंगे थोड़ी देर में अनिल जी से कि सोमवार को बाजार के लिए अहम संकेत और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या रह सकते हैं। उससे पहले आज बाजार में जो सुस्ती नजर आई, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहां पर कैसा देखने को मिला, समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। आशीष जरा बताइए आज बाजार में कहां था सबसे ज्यादा एक्शन। देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन एक सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिला। निफ्टी जो है लगभग 40 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक में देखिए गिरावट ज्यादा देखने को मिली, लगभग 300 अंकों की गिरावट रही। 1% की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ। पूरे हफ्ते अगर आप देखें तो बाजार की तेजी में निफ्टी बैंक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन आ रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक से। यहां पर जो रैली है वो रुक नहीं रही है। चलिए सबसे पहले वो स्टॉक्स बता देते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए। गुजरात अल्कलीज, ये स्टॉक पर नजर रखिए, 20% की तेजी स्टॉक में आज देखने को मिली। ये स्टॉक आपको जय ठक्कर ने बताया था, साथ ही साथ सच्चिदानंद जी ने भी स्टॉक आपको बताया। रिकॉर्ड वॉल्यूम्स स्टॉक में देखने को मिली। सन फार्मा आपको बताया था सुमित जी ने। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट स्टॉक आपको बताया गया था जी बिजनेस पर। अच्छी ओपनिंग यहां पर देखने को मिली, दिन के दौरान 5% ज्यादा के मूव्स देखने को मिले। लुपिन भी आपको स्टॉक बताया गया था, यहां पर भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। फार्मा सेक्टर आज जो है स्टार सेक्टर रहा। आज पूरी सत्र में अगर आप देखें तो बढ़िया तेजी फार्मा काउंटर से देखने को मिली। कैडिला हेल्थ केयर 10% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। एफडीसी स्टॉक में अगर आप देखें तो दिन के दौरान 10% तक के मूव देखने को मिले। सिप्ला और ग्लेनमार्क अगर आप देखें
तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आया। लेकिन लगातार तेजी के बाद आज जो है मेटल स्टॉक्स पर प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए नजर आई। हिंदुस्तान जिंक सेल में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली। वेदांता, टाटा स्टील भी अगर आप देखें तो लाल निशान में बंद हुए। लेकिन नतीजों से पहले देखिए आईटी स्टॉक्स में लगातार तेजी बढ़ रही है। कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट सिस्टम, विप्रो, एचसीएल टेक, तमाम स्टॉक अगर आप देखें तो यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो बैंकिंग स्टॉक्स ये देखिए बाजार में लागत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आईडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक गिरावट देखने को मिली। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में भी अगर आप देखें तो एक खास तबका है जहां पर बढ़िया तेजी और बड़ा उछाल देखने को मिला। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, रिकॉर्ड तेजी यहां पर खबरों के चलते देखने को मिली। और अंत में जो सरकारी कंपनीज है यहां पर भी अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से मुनाफा वसूली हावी रही। एचपीसीएल, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया और कोल इंडिया हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। स्पेसिफिक एक्शन अब आज के एक्सपर्ट संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, बाजार के लिए अब अगला हफ्ता अहम होने जा रहा है क्योंकि कई बड़ी कंपनियों के नतीजों की शुरुआत सोमवार से हो रही है। अब बाजार के लिहाज से अगले हफ्ते को आप कैसे जज करेंगे? दूसरा, अब हमेशा की तरह इंट्राडे पिक सोमवार के लिए एफएनओ और कैश की तरफ से, और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर की जाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अनिल जी ने भी बहुत अच्छे से एनालिसिस दी और अभी मैं सुन रहा था। तो देखिए इंस्टीट्यूशनल डेटा थोड़ा नेगेटिव था। फिर आप देखिए थोड़ा सा वीकेंड की भी नर्वसनेस बोल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा स्ट्रांग था और सेक्टर्स तो कुछ कमाल के परफॉर्मेंस दे रहे थे, जैसे कि फार्मा, आईटी। फार्मा में तो गजब की आज तेजी थी, स्टॉक जबरदस्त रैली कर रहे थे। तो बैंक निफ्टी सर्टेनली सपोर्ट नहीं करी कोरोना के केसेस की वजह से, और रिजल्ट्स का सीजन जैसा कि आपने कहा कि देखिए बड़े दिग्गजों के रिजल्ट्स हैं नेक्स्ट वीक में, तो थोड़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। बट इस दौरान भी मैं यही कहूंगा कि आइडियाज तो खूब हैं और आइडियाज स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक लाने की कोशिश कर रहा हूं। और फार्मा, जैसा कि मैंने कहा, तो बायोकॉन एक स्टॉक है जो कि एक नेगेटिव न्यूज की वजह से अच्छा खासा करेक्ट कर चुका था और अब बहुत बढ़िया लेवल्स पे आ चुका है। टेक्निकली बहुत बढ़िया लग रहा है। तो 420 के लगभग क्लोजिंग हुई है। 432, 435 का टारगेट और 413 का स्टॉप लॉस। तो ये तो गया इंट्राडे एफएनओ की पिक। और गैब्रियल इंडिया, जो कि मैंने वैसे पहले भी दिया हुआ, इस शो में भी दिया हुआ और वैसे भी जैन साहब के जेम्स में भी दिया हुआ, बट ये स्टॉक करेक्ट कर चुका था और 111 के लगभग बंद हुआ है और वापस से बाउंस लिया है। टेक्निकली अब स्ट्रॉन्ग लगने लगा है। तो 118, 120 का टारगेट और 108 का स्टॉप लॉस लगाए। तो इंट्राडे कैश पिक के तौर पे गैब्रियल इंडिया। और जैसा कि मैं फार्मा के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहा हूँ, सिंजन इंटरनेशनल, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, जो बायोकॉन की सिस्टर कंपनी है, जबरदस्त स्टॉक है और 560 के लगभग बंद हुआ है। 590 का टारगेट लगाए, 545 का स्टॉप लॉस, पोजिशनल पिक के तौर पे सिंजन इंटरनेशनल। इंट्राडे एफएनओ पिक बायोकॉन में खरीदारी की सलाह और इंट्राडे कैश से गैब्रियल इंडिया में खरीदारी की सलाह संदीप जैन की। और हफ्ते भर का नजरिया पोजिशनल व्यू सिंजीन इंटरनेशनल में रख सकते हैं। संदीप जी ने ये यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है। बातचीत जारी रहेगी हमारे आज के एक्सपर्ट से, लेकिन उससे पहले अगले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स समझना जरूरी है और ये बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मानसी। बताइए। जी बिल्कुल, देखिए नतीजों के सीजन की शुरुआत भी हो जाएगी और ढेर सारे ट्रिगर्स भी हैं जिस पर फोकस रहेगा। सबसे पहले तो अहम नतीजे जो कि आने वाले हैं हफ्ते भर में, निफ्टी स्पेस में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों के नंबर्स आते दिखेंगे। वहीं वायदा बाजार में आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड और माइंडट्री जैसी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। अब अहम ट्रिगर्स की अगर बात करें, 12 अप्रैल यानी कि सोमवार के दिन हिंदुस्तान कॉपर क्यूआईपी के इश्यू साइज और प्राइस पर बोर्ड बैठक करने जा रहा है। वहीं एनआईटी 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच कंपनी का बायबैक खुलेगा। दाम 240 रुपए प्रति शेयर के तय किए गए हैं। फरवरी आईआईपी और मार्च सीपीआई के आंकड़े भी इस दिन आते हुए दिखेंगे। 13 अप्रैल के दिन गुड़ी पाड़वा का त्योहार है। इसके अलावा इंडिग्रिड का राइट इश्यू बंद होता हुआ दिखेगा। हिंदुस्तान जिंक डाइवेस्टमेंट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही इसी दिन रोटो पंप ₹1.40 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी। 14 अप्रैल का दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। इसके अलावा नीति आयोग, आरबीआई, फाइनेंशियल सर्विसेज और इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट की एक मीटिंग होने जा रही है। 2 बैंक्स का निजीकरण मीटिंग का एजेंडा होगा। वहीं मार्च डब्ल्यूपीआई के आंकड़े भी 14 अप्रैल को आते हुए दिखेंगे, लेकिन 14 अप्रैल भारतीय बाजार बंद रहेंगे। 15 अप्रैल के दिन रिजर्व बैंक 25,000 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदेगी और साथ ही जेट एयरवेज केस की एनसीएलटी में सुनवाई होने जा रही है, तो इसके चलते फोकस में रहेगा।
तो मानसी से हमने अगले हफ्ते के अहम इंपॉर्टेंट इवेंट समझ लिए। अब आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्च तिमाही में बैंकों की एसेट क्वालिटी कैसे रहने का अनुमान है, और पूरी रिपोर्ट लेकर हमारे साथ है हमारी सहयोगी देवांशी। बताइए देवांशी। जी बिल्कुल, आप देखिए कई रिपोर्ट्स के अनुसार हम देखेंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसके एनपीएस या क्रॉस एनपीएस में बढ़त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। FY21 से लेके FY22 के बीच में 9.6% से लेके 10% के भी ऊपर ग्रॉस एनपीएस होने का अनुमान लगाया जा रहा है। डिफॉल्ट्स होने का अनुमान है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसके बाद माना जा रहा है कि डिफॉल्ट थोड़े से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे और इसका खतरा काफ़ी ज़्यादा है। यही नहीं, अगर आप देखें 31 मार्च 2020 तक जो बैंकिंग सेक्टर के ग्रॉस एनपीएस थे वो करीब 8.6% है और वहां से एक शार्प अपमूव आता हुआ दिखा है और 10% के ऊपर जाने का खतरा अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। यही नहीं, आरबीआई ने भी ये एक्सपेक्ट किया था, जो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की थी उसमें भी उन्होंने मेंशन किया था कि सितंबर 2021 तक करीब 13.5% तक के ग्रॉस एनपीएस खराब स्थिति में यहाँ पे बन सकते हैं। आने वाले समय में कोरोना की जो केसेस हैं वो कितने बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कितना खतरा है, कितने डिफॉल्ट्स होते हैं और दूसरी तरफ बैंक्स ने ऑलरेडी कितनी प्रोविजनिंग की हुई है पिछले वाले बैड लोन्स की, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट या असर देखने मिल सकता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स हैं वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि आने वाले समय में जो फ्रेश स्लिपेजेस का आंकड़ा है उसकी ग्रोथ धीरे धीरे कम होती हुई दिखेगी। साथ ही 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा बन रहा है। सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर, जहाँ से काफ़ी दबाव आने की आशंका है। कोविड के अगर केसेस बढ़ते हैं, पार्शियल लॉकडाउन्स होते हैं तो इस सेक्टर पर फिर भी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है इस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट लोन्स है यानी कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, यहाँ से भी डिफॉल्ट होने के जो खतरे हैं वो थोड़े से ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिला के एसेट क्वालिटी पर थोड़ा सा ज़्यादा दबाव आने का खतरा आने वाले समय में यानी कि FY21 से लेकर FY22 के बीच में बनता हुआ दिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रेडिट कार्ड कंपनियां काफी ज्यादा फोकस में हैं और किनको मिल रहा है ग्रोथ का सबसे ज्यादा फायदा, पूरी रिपोर्ट लेकर हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण। देखिए, आपको याद होगा कि दिसंबर में आरबीआई ने एचडीएफसी पे बैन लगाया था कि आप क्रेडिट कार्ड्स को जो है वो इशू नहीं कर सकते, और उसके बाद से लगातार ये बातें हो रही थी कि कहीं ना कहीं जो बाकी कंपनियां हैं उनको फ़ायदा होगा, और इसका फ़ायदा होते हुए दरअसल दिखाई दे रहा है। जनवरी का अगर आप डेटा देखें तो आईसीआईसीआई और एसबीआई कार्ड्स, इनको इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई के तो क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च में करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। जो नए कार्ड से इशू करते हैं जनवरी में उसमें करीब 3% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। आईसीआईसीआई का जो मार्केट शेयर है उसमें 1.5% की बढ़ोतरी हुई है और अब ये बढ़ के 16.5% पे पहुंच गया है। और एसबीआई कार्ड्स यहाँ भी ट्रांजैक्शंस में भी बढ़ोतरी हुई है और इस कंपनी के भी मार्केट शेयर में जो है अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, करीब 1% के आसपास, और अब ये बढ़ के करीब 19% के आसपास आ चुकी है। और देखिए, सिर्फ यही नहीं, ये नए ग्राहक भी लगातार जोड़ते जा रहे हैं, इसके लिए मार्केट शेयर बढ़ रहा है। केवल जनवरी के महीने में देखें तो करीब 4 लाख ग्राहक जो है दोनों कंपनियों ने मिला के जोड़े हैं। 2-2 लाख ग्राहक दोनों ने जोड़े। इसके पहले ये देखा जाता था कि एचडीएफसी जो है हर महीने करीब 1.5 से 2 लाख ग्राहक जोड़ता था, लेकिन इन दोनों कंपनियों ने एक महीने में ही 2-2 लाख ग्राहक जोड़ लिए हैं, जो कि साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस को लेके लोग काफ़ी कर रहे हैं ये ट्रांजैक्शंस, और इस स्पेस में काफ़ी हरकत देखने मिल रही है। तो किसी का नुकसान हुआ, एचडीएफसी का नुकसान हुआ, लेकिन इसका फ़ायदा जो है दूसरी कंपनियों को हो रहा है। खासकर आईसीआईसीआई और एसबीआई कार्ड जो है वो लगातार मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं। संदीप जी, एसबीआई कार्ड में कोई खास स्ट्रैटेजी? देखिए, एसबीआई कार्ड्स वेरी फ्रैंकली मैं बहुत ज्यादा पसंद इसलिए नहीं करता कि वैल्यूएशंस महंगे हैं, बट बाकी रीजन यही है कि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। बट अगर इंटरनेशनल पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो मुझे महंगा लगता है, बट इंडिया की स्टोरी है, इंडिया की डिजिटलाइजेशन की थीम है, तो उसके साथ ये जा रहा है। और जो अभी वरुण जी ने कहा, बहुत बढ़िया स्टोरी बताई है कि एचडीएफसी बैंक का जो लॉस है वो इनका फायदा हो रहा है, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई कार्ड्स। तो सर्टेनली देखिए, अगर स्टॉक स्पेसिफिकली अगर क्लियर कट बेनिफिट दिखता तो एसबीआई कार्ड्स पे दिखता है। तो जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रखे, बने रहे, और जिनको लेना है वो हो सके तो डिक्लाइंस मिले। बट ओवरऑल आई जनरली डोंट रेकमेंड दिस स्टॉक फॉर वेरी लॉन्गर टर्म। हो सकता है ये स्टॉक और चले, शॉर्ट टर्म में चलेगा। ओके सर, चलिए एसबीआई कार्ड पे आपकी राय समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है। सोमवार के लिए ऑप्शन की क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे आज? नमस्ते स्वाति जी।
और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। देखिए, मार्केट अभी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है, थोड़ा सा बुलिश थोड़ा सा बेरिश दोनों ही तरह का है। तो यहाँ पे हम जरा स्टॉक्स को ठंडा करके खाएंगे। तो L&T इन्फॉर्मेटिक्स जो 4,400 की कॉल, वो करीब बंद हुआ था 4,378 पर। तो आप 4,400 की कॉल जो करीब 188 रुपए पे बंद हुई, उसको मैं चाहूंगा कि हम वहां पे न लें, थोड़ा इंतजार करें। 175 रुपए तक अगर मिले तो लेंगे, 175 रुपए नहीं आएगा तो नहीं लेंगे, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 145 का और टारगेट रखेंगे 225 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक है ITC, वो फ्लैट क्लोज हुआ है, उसमें कोई बहुत ज्यादा रिस्क नजर नहीं आता है। तो अप्रैल का सीरीज था 215 की कॉल आप लें, जो 4.80 रुपए पे क्लोज हुई है वहीं पे लें। स्टॉप लॉस रखें 3.5 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 7.5 रुपए। मौसम ऐसा ही है कि अपनी स्थिति को धीरे धीरे बेहतर बनाते रहिए, स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहिए और किसी प्रकार से लॉस को बढ़ने न दें। धन्यवाद, जय हिंद और हैव अ नाइस वीकेंड। आइए अब जानते हैं अनुज जी से कि सोमवार को बाजार पर क्या रखनी चाहिए आपको स्ट्रैटेजी, और बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे? जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिका के फ्यूचर्स लगभग 60 पॉइंट ऊपर थे, यानी कि हल्की फुल्की तेजी का सेशन हो सकता है। पिछले 5-6 सेशन से अमेरिका में S&P 500 लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो माहौल तो वहां तेजी का है ब्रॉडर मार्केट में। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का कारोबार होता है। 2 दिनों की छुट्टियों के बाद जब अगले हफ्ते बाजार खुलेंगे तो छोटा हफ्ता होगा, बुधवार के दिन बाजार बंद है, छुट्टी रहेगी बाजारों की, तो ऐसे में थोड़ा कामकाज कम होगा, लेकिन शुरुआत ग्लोबल मार्केट्स के दम पर करेंगे। उसके अलावा जो हमें देखना है कि आज के सेशन में FIs की क्या कुछ बिकवाली के आंकड़े नजर आते हैं, कोरोना के मामले वीकेंड पर किस तरह से बढ़कर आते हैं या कम होकर आते हैं, वो भी एक फैक्टर होगा जिस पर नजर रखनी है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं, FIs के डेटा, कोरोना के मामले, ग्लोबल मार्केट्स, इन सब के बीच में 14,900 के पार जाते हैं प्रॉफिट बुकिंग। तो 14,900-975 ऊपर की रेंज है प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से। नीचे आपके लिए 14,675 14,750 की रेंज है जहां पर मजबूत सपोर्ट है। ये तो बात हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी 32,150 के आसपास अगला मजबूत सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ऊपर में 33,175 ये वो रेंज है जहां पर मजबूत प्रॉफिट बुकिंग आने की आशंका आप बैंक निफ्टी में मानकर चल सकते हैं। तो इन रेंज पर आपको रखनी है नज़र, लेकिन रेंज के बाहर स्टॉक स्पेसिफिक तेजी आप आराम से करिए। फार्मा शेयरों में अब भी तेजी है, मेटल्स बाय ऑन डिप्स हैं, छोटे छोटे सेक्टर्स केमिकल हुए, सीमेंट हुए, यहाँ पर भरपूर खरीदारी निचले स्तरों से लौटती हुई दिख रही है। तो ढेर सारे मौके अब भी आपके लिए इस बाजार में ट्रेड करने के लिहाज से, निवेश करने के लिहाज से, और वहीं पर अगले हफ्ते भी आपके लिए फोकस रहेगा। तो सोमवार के बाजार पर स्ट्रैटेजी समझने के बाद संदीप जी आपके पास हम आ रहे हैं और ये जानेंगे अब लॉन्ग टर्म के लिए किसी को नजरिया रखना हो तो लॉन्ग टर्म पिक कौन सी होगी आज आपकी? लॉन्ग टर्म पिक एक बेहतरीन कंपनी है और RPG लाइफ साइंसेज। आज देखिए मैंने फार्मा के ऊपर बहुत जबरदस्त फोकस किया और ये तीसरी पिक है 4 में से। और सबसे बढ़िया बात है, एक जबरदस्त ग्रुप है। RPG ग्रुप के बारे में बोलना क्या है, बहुत सारी अच्छी कंपनियां इनके ग्रुप में है और उनमें से एक ये छोटी कंपनी है RBG लाइफ साइंसेज, सिर्फ 650 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और जबरदस्त ग्रोथ देने वाली कंपनी है। और 15-16 के P मल्टीपल के, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 23 के लगभग, रिटर्न ऑन इक्विटी 20 के लगभग, डिविडेंड भी देती है, 1% का यील्ड है। और सबसे इंटरेस्टिंगली फेसबुक जो है, फेस वैल्यू वो सिर्फ 8 रुपए का है। जनरली 10 रुपए का होता है, 5 का होता है, 2 का होता है, 1 का होता है, बट ये 8 रुपए का फेस वैल्यू है। और उसके सामने देखिए आप प्रॉफिट की जो कैगर है पिछले 3 साल की, वो है 33% और सेल्स की कैगर करीब 8-9% और जीरो डेट कंपनी, ऑलमोस्ट डेट्स को कम करते करते जीरो डेट पे आ गए वो लोग, नेगेटिव। और सबसे बढ़िया बात है ओपीएम्स काफी अच्छे बढ़े, उसकी वजह से रिटर्न्स भी अच्छे नंबर्स आए हैं। ओपीएम करीब हाईएस्ट लेवल्स पे है 20%। एंड दिसंबर 19 का जो क्वार्टर है उसमें 8 करोड़ का पैट था, उसके सामने दिसंबर 20 में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स दिया इन्होंने, 13 करोड़ का पैट। सो ये मेरा एक जेम स्टॉक भी था और टारगेट्स अचीव हुए थे, फिर नीचे आया और कंसोलिडेट हो रहा है। अब लगता है कि यहाँ से एकदम ऊपर चलने के लिए तैयार है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है आराम से 460-470 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म पिक RPG लाइफ साइंसेज में खरीदारी की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की। वहीं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी सोमवार को कहां पर आपको रखनी चाहिए, आशीष केलकर की जो
स्ट्रैटेजी रखने की सलाह हम आपको बता दें। उन्होंने टाटा कंज्यूमर में खरीदारी की सलाह दी है। 680 की कॉल 26 पर आप खरीद सकते हैं, स्टॉप लॉस 21 का 35 के टारगेट के लिए। बहुत शुक्रिया संदीप जी, शो में शामिल हुए। तमाम हमारे सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर रिसर्च पहुंचाने के लिए। अब बाजार आज और कल में सोमवार को होगी आपसे मुलाकात। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से सोमवार से जुड़िए जी बिजनेस के साथ। अभी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।